क्रेडिट लिखाया था मैंने, लास्ट पॉइंट यही है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का नियम, ठीक है ना। लिखिए, देखिए जो डेबिट क्रेडिट का नियम है ये हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक विचार, और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत। ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट हैं उनको कैटेगराइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मॉडर्न अप्रोच और दूसरा तरीका ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम अमेरिकन अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम ब्रिटिश अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि जितने भी अकाउंट होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 5। कौन कौन से? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। जितने भी अकाउंट है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, 5। या तो संपत्ति खाते होंगे, दायित्व खाता होगा, पूंजी खाता होगा, आय खाता होगा या व्यय खाता होगा। हर एक खाते में कितने तरीके के परिवर्तन आते हैं, 2। या तो ट्रांजैक्शन से खाता बढ़ता है या कम होता है, या तो बढ़ता है या कम होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब अगर मैं कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं तो कैश में कितने तरीके के चेंज आएंगे, 2। या तो कैश बढ़ेगा या कैश कम होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। बताइए, मुझे मेरे कस्टमर ने भुगतान किया तो मेरे पास कैश आएगा या मेरे पास से कैश जाएगा? तो मैं कहूंगा कैश बढ़ेगा। अगर मैं मेरे किसी लेनदार को भुगतान करता हूं, मेरे सप्लायर को भुगतान करता हूं, तो मेरे पास कैश आएगा या कैश जाएगा? तो इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। या तो ट्रांजैक्शन से खाता बढ़ेगा या खाता कम होगा। ये अवधारणा, ये विचार इसी बात पर निर्भर करता है कि खाता बढ़ेगा कब, खाता कब कम होगा। मान लीजिए संपत्ति खाता है और वो बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे, डेबिट। संपत्ति खाता अगर कम हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, क्रेडिट। खर्च खाता है अगर बढ़ रहा है, डेबिट। कम हो रहा है, क्रेडिट। मान लीजिए इनसे संबंधित कोई खाता है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट और कम हो रहा है तो डेबिट। क्या नियम बनाया मैंने? संपत्ति से संबंधित खाता यदि बढ़ेगा तो हम अकाउंट्स में उसको क्या बोलेंगे, डेबिट, और अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट। खर्च खाता बढ़ेगा तो डेबिट, खर्च खाता कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? चलिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लो, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूं जो बार बार आप लोग रूटीन में करते हैं। लैंग्वेज है बैंक में नकद जमा किया, रुपए 20,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रुपए 20,000। हाँ जी, आपने बैंक में नगद जमा किया, ये एक लेन देन है या नहीं है? बैंक में पैसे जमा कराना एक लेन देन है या नहीं है? अब अगर मैं इस लेन देन में प्रभावित होने वाले अकाउंटों की बात करूं तो एक अकाउंट है कैश और एक अकाउंट है बैंक। बताइए, अगर आप बैंक में कैश जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस प्रभावित होगा या नहीं होगा? अगर आप कैश जमा करेंगे तो आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो प्रभावित होगा या नहीं होगा? तो इस लेन देन से आपका कैश भी प्रभावित होगा और आपका बैंक भी। तो ये दोनों हमारे लिए क्या बन गए, अकाउंट। अब हम जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमें इन दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। साहब, दोनों का रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं इसको हमने क्या बोला, डबल अकाउंटिंग सिस्टम।
हम जिस सिस्टम में काम करते हैं इस सिस्टम को क्या कहते हैं? डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जो ये कहता है कि प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। प्रत्येक लेन देन में कम से कम कितने खाते प्रभावित होंगे? 2। आपको दोनों का रिकॉर्ड बनाना है। तो हम जैसे ही बैंक में कैश जमा करेंगे, कैश प्रभावित होगा और बैंक प्रभावित होगा। दोनों खाते हैं, दोनों का रिकॉर्ड बनेगा। प्रकृति से ये दोनों ही संपत्ति खाते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा संपत्ति बढ़ेगा और कौन सा संपत्ति कम होगा। बताइए, बैंक में अगर आप नगद जमा करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और आपके पास जो नकदी पड़ी रहती है वो बढ़ेगी या कम होगी? बस हो गया काम, ठीक है। अब आपने देख लिया ना कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। अब आप इस पे संपत्ति का नियम लगाओ। संपत्ति का नियम क्या कहता है? जो संपत्ति बढ़ रही है डेबिट और जो संपत्ति कम हो रही है क्रेडिट। तो अकाउंट्स की भाषा में हम बैंक खाते को क्या बोलेंगे? डेबिट। और नगद खाते को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? नियम लगाने का तरीका समझ में आ गया? आपको सिर्फ क्या देखना है? कौन से खाते हैं और उनकी प्रकृति क्या है और उन पे प्रभाव कैसा है। प्रकृति के लिए मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेखांकन की शब्दावली, वोकेबलरी, उसमें ये सब कवर किया था मैंने, ठीक है। तो संपत्ति खाते हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, यहां से नियम लगा दो कौन बढ़ेगा और कौन कम होगा। अच्छा, यही बात मैंने लेखांकन समीकरण में भी आपके साथ डिस्कस करी है। लेखांकन समीकरण में भी मैंने यही समझाया कब खाता बढ़ता है और कब खाता कम होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसे नोट करें। देखिए, एग्जाम में ये नॉलेज आप लोगों के कैसे काम आएगी, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करता है। ये पिछले एग्जामों में सवाल आने का टाइप है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल है 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। प्रविष्टि का मतलब हुआ एंट्री। आपने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, अगर आप इसकी एंट्री करेंगे तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। अब इसका जवाब आपको कौन देगा? ये नियम। अगर आप ये नियम अप्लाई करना जानते हैं तो आप जवाब ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए पहला सवाल ये है कि ये जो फर्नीचर आपने खरीदा ये नगद में खरीदा या उधार में? क्या लगता है आप लोगों को लैंग्वेज देख के? ये फर्नीचर आपने कैश में खरीदा या क्रेडिट में, नगद या उधार? नगद या उधार? एक जवाब आप दे सकते हैं, सही गलत मैटर नहीं करता है। मैं आपकी समझ देख रहा हूं खाली कि अभी तक आपको इसका मीनिंग क्या समझ में आता है।
आपने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ये लेन देन एक नगद लेन देन हुआ या उधार? उधार कितने लोगों को लगता है? उधार। और नगद? और बाकी कुछ तो जवाब दो यार, सही गलत ही दे दो भाई, या तो नगद है या उधार है, दोनों में से एक है। पहचान आपको करनी है कि नगद की उधार, ठीक है? फिर तरीका मैं समझा दूंगा कि नगद है कि उधार है, आप आराम से पहचान लोगे। अभी तक आपके समझ के है नगद या उधार? नगद वाले एक बार दोबारा से हाथ ऊपर करो। नगद। और उधार? उधार। ये नगद है। अब ये नगद कैसे है तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। कोई भी क्रय विक्रय का मामला हो, किसी भी प्रकार की क्रय विक्रय हो, क्रय विक्रय का मामला हो, यदि लेन देन में व्यक्ति का नाम दे, व्यक्ति का नाम दे और नगद, नगद ये लिखा हुआ ना हो, क्या लिखा हुआ आएगा? व्यक्ति का नाम। क्या नहीं लिखा हुआ आएगा? नगद। तो ऐसे लेन देन को ही हम लोग उधार का लेन देन कहते हैं। केवल यही लेन देन उधार का लेन देन बनता है। क्रय विक्रय के मामले में व्यक्ति का नाम दिया जाए और नगद नहीं लिखा हुआ हो, लिखा हुआ आएगा बाकायदा नगद, बैंक से भुगतान किया, नगद में भुगतान किया, ऐसे नगद लिखकर देगा आपको। तो क्रय विक्रय के मामले में व्यक्ति का नाम दे और नगद नहीं लिखा हुआ हो तो ही लेन देन को क्या मानते हैं? उधार। अब आप बताएं, इस लेन देन में मैंने कहीं व्यक्ति का नाम दिया है क्या? नहीं दिया ना। और अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो ये लेन देन कैसा हो गया? नगद। उधार बनने की सिर्फ एक कंडीशन है। उधार कब मानते हैं? सिर्फ एक कंडीशन में, जब व्यक्ति का नाम दे और नगद नहीं लिखा हुआ हो, तभी उधार मानोगे। अदरवाइज द ट्रांजेक्शन हमेशा कैसे होता है? कैश। जैसे आप नॉर्मली कहते हो हम शॉपिंग करने गए। अब अगर आप शॉपिंग करने गए तो नॉर्मली ये शॉपिंग आप नगद में करोगे या उधार में? नॉर्मली हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग नगद में करते हैं कि उधार में? मैं आपसे कहूं यार मैंने पेट्रोल डलवाया, तो नॉर्मली ये नगद में होगा या उधार में? नॉर्मली ट्रांजैक्शंस को नगद में ही किया जाता है। उधार कब होता है? जब हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान दें, कोई व्यक्ति अपने लेन देन में शामिल करें। जैसे मैं कहूं कि मैंने मोहन से 50,000 रुपए लिए, अब मोहन का नाम दिया हुआ है, कंडीशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि मोहन से आपने उधार लिया है। मैं कहूं कैलाश से मैंने 50,000 रुपए का माल खरीदा, बताइए लेन देन में व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है, और कहीं नगद नहीं बोला मैंने। क्या बोला? कैलाश से 50,000 रुपए का माल खरीदा। कहीं मैंने ये नहीं बोला कि कैलाश से मैंने नगद में 50,000 रुपए का माल खरीदा। तो व्यक्ति का नाम दिया, नगद नहीं दिया, तो लेन देन को क्या कहते हैं? उधार। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये लेन देन कैसा हुआ है? नगद। अब अगर नगद है तो बताओ इसमें कौन कौन से खाते हैं? डिसीजन लो अब आप लोग। अगर मैं नगद में फर्नीचर खरीदूं तो इसमें कौन कौन से खाते आएंगे? एक रिकॉर्ड बनेगा फर्नीचर का और एक रिकॉर्ड बनेगा कैश का। देखो बाय नेचर ये दोनों ही असेट है। फर्नीचर भी आपकी संपत्ति और नगद भी आपकी संपत्ति। या संपत्ति से क्या अर्थ निकलता है? प्रॉपर्टीज, आपकी प्रॉपर्टीज। बताओ ने फर्नीचर खरीदा, उस पर आपका अधिकार है या नहीं है? तो फर्नीचर आपकी संपत्ति है, ठीक है। नगद आपके पास होता है, उस नगद पे आपका अधिकार है या नहीं है? तो नगद आपकी संपत्ति है। और जिस पर आपका अधिकार हो वो आपकी क्या है? संपत्ति है। तो ये दोनों आपकी संपत्ति है। अब आप मुझे बताएं कौन सी संपत्ति बढ़ेगी और कौन सी संपत्ति कम होगी? आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आपके पास आएगा कि जाएगा? अब अगर फर्नीचर हमारे पास आएगा तो संपत्ति बढ़ाएगा, और नगद हमारे पास से जाएगा तो संपत्ति घटाएगा। क्या ये मुश्किल है? कोई भी संपत्ति कब बढ़ती है? जब संपत्ति हमारे पास आती है। और कोई भी संपत्ति कम कब होती है? जब संपत्ति हमारे पास से जाती है। कोई भी संपत्ति आपके पास आएगी तो संपत्तियां बढ़ेगी, कोई भी संपत्ति आपके पास से जाएगी तो संपत्तियां कम होगी। फर्नीचर आया है, संपत्ति बढ़ाएगा, नगद जा रहा है, संपत्तियां कम करेगा। अब बताओ जरा, संपत्ति बढ़ने पर क्या बोलेंगे? डेबिट या क्रेडिट? संपत्ति बढ़ने पर हम क्या बोलेंगे? डेबिट या क्रेडिट? तो ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। जवाब क्या बैठेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डेबिट क्रेडिट ही पूछा जाता है, और डेबिट क्रेडिट को निकालने का आसान तरीका है ये बात। आपको सिर्फ इतनी गणित समझ में आनी चाहिए
जो यहां तक मैंने किया। अगर ये बातें आप कर सकते हो तो नियम लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेन बात खाली ये है, ठीक है? इतना आप समझ बिठा लो, आप आसानी से आगे का काम कर लोगे। इवन कब बढ़ना है और कब कम होना है ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। संपत्ति कब बढ़ती है? जब संपत्ति आए। संपत्ति कब कम होती है? जब संपत्ति जाए। खर्चा कब बढ़ता है? जब खर्चा करते हैं। इनकम कब बढ़ती है? जब इनकम कमाते हैं। पूंजी कब बढ़ती है? जब मालिक व्यापार में पैसा लगाता है। पूंजी कब कम होती है? जब मालिक व्यापार से पैसा निकालता है। लायबिलिटी कब बढ़ती है? जब उधार लेते हैं। लायबिलिटी कम कब होती है? जब उधार चुकाते हैं। तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। केवल आपको प्रकृति डिसाइड करनी है, उसके बाद बढ़ना घटना आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? संपत्ति कब बढ़नी है? संपत्ति आने पर। संपत्ति कब कम होनी है? संपत्ति जाने पर। खर्चा कब बढ़ना है? खर्चा करने पर। इनकम कब बढ़नी है? इनकम कमाने पर। लायबिलिटी कब बढ़ती है? उधार लेने पर। लायबिलिटी कब कम होती है? उधार चुकाने पर। कैपिटल कब बढ़ती है? जब व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है। कैपिटल कब कम होती है? जब व्यापारी व्यापार से पैसा निकालता है। क्या ये चीजें मुश्किल है? मैं आपको सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि जो जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2 आप उनका जवाब दे पाओ, है ना? और ये मुश्किल नहीं है। इस भावना के साथ मत बैठो कि यार ये तो कॉमर्स वालों का काम है, अकाउंट्स वालों का काम है। नहीं है, ये बहुत सिंपल बेसिक सी चीजें हैं जो आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप इस चीज से घबराओगे तो कल अकाउंटेंट बनने के बाद कैसे करोगे? वहां पर भी तो यही करना है। बट डेबिट क्रेडिट तो वहां पे भी काम आएगा, फिर वहां कैसे अप्लाई करोगे? तो अभी से उसकी प्रैक्टिस चालू करो आप लोग। समझ में आई मेरी बात? चलो एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, आप करके देखें उसको। लिखें, 10,000 रुपए नकद में 10,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी। 10,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी। क्रेडिट किया जाएगा। 10,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी, क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मशीन अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3 खर्च एक्सपेंस अकाउंट। और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। करे विचार। 10,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी, आप कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे? मैंने आपसे क्रेडिट अकाउंट पूछा है, कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे? आराम से नियम लगाओ। चलो पहले खातों की पहचान करें। इसमें कौन कौन से खाते आएंगे? देखिए, आपने नगद में मशीन खरीदी, बताइए इससे आपका नगद प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा। तो एक अकाउंट आपके लिए हुआ नगद। आपने मशीन खरीदी है तो आपके पास जो मशीनें पड़ी हैं उनकी संख्या, उनका मूल्य सेम रहेगा कि परिवर्तित होगा? अगर हम नगद में मशीन खरीदते हैं तो नगद में बदलाव आएगा। मशीन खरीदी है तो मशीनों में बदलाव आएगा। लेन देन की वजह से जिन पे प्रभाव पड़े, जो बदले, जिनमें परिवर्तन आए, जिनका मूल्य बढ़े या कम हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अकाउंट। तो नगद में मशीन खरीदने पर नगद प्रभावित होगा और मशीनें प्रभावित होगी। तो ये दोनों हमारे लिए क्या बन गए? अकाउंट। चलिए, एक हो गया कैश और एक हो गया मशीन। बाय नेचर ये दोनों ही क्या हैं? असेट हैं। बताइए कौन सा संपत्ति बढ़ेगा और कौन सा संपत्ति कम होगा? मशीनें संपत्ति को बढ़ाएगी और नगद संपत्ति को कम कर देगा। डिसाइड कर पा रहे हैं आप लोग? अब बताएं जरा, नियम के हिसाब से संपत्ति अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और संपत्ति अगर कम होती है तो क्या करते हैं? तो आपका जवाब क्या आ गया? कैश अकाउंट। बहुत इजी टास्क है, थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है इन नियमों को लगाना, थोड़ी सी कोशिश और आपके नियम तैयार हैं।
ठीक है जी। और ये मान के चलना यहां से 1-2 क्वेश्चन आने तय हैं, पक्का आएंगे, क्योंकि कॉमर्स है, अकाउंट्स है। अब अकाउंट्स में अगर डेबिट क्रेडिट ही नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या, तो डेबिट क्रेडिट तो लगाएगा। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो इस पोर्शन से टच करता ही करता है। बता दूं, तो पहला तरीका हमने सीखा आय और व्यय पर, सॉरी, मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करना। ये तो मैंने सारे संपत्तियों के एग्जाम्पल दिए आपको, एक एग्जाम्पल अदर भी देता हूं। लिखिए, नगद भुगतान, वेतन भुगतान किया, वेतन भुगतान किया, रुपए 5,000, कौन सा खाता डेबिट होगा, ये आपका सवाल है। वेतन भुगतान किया, कौन सा खाता डेबिट होगा? पहला ऑप्शन आपको दे दिया इसने सैलरी अकाउंट, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है कैश अकाउंट, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है असेट अकाउंट, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है इनमें से कोई नहीं। वेतन भुगतान किया है आपने 5,000 का, हाँ जी बताओ, इसमें आप किस किस का हिसाब रखोगे? इस लेन देन में किस किस का हिसाब रखा जाएगा? देखिए, वेतन भुगतान किया, भुगतान में आप क्या दोगे सामने वाले को? प्राप्ति और भुगतान, प्राप्ति और भुगतान नॉर्मली किसको बिलोंग करते हैं? नगद को। अगर हम भुगतान करते हैं तो किसमें करेंगे? नगद में। और हम अगर कोई कुछ अमाउंट प्राप्त कर रहे हैं तो किसमें प्राप्त करेंगे? नगद में। तो नॉर्मली भुगतान और प्राप्ति किसको डिनोट करता है? कैश को। तो अगर मैं कहता हूं वेतन भुगतान किया, तो वेतन के रूप में मैंने सामने वाले को क्या दिया होगा? नगद। तो ये भुगतान किसको प्रेजेंट कर रहा है? कैश को। ठीक है, तो इसमें दो अकाउंट, दो हिसाब किस किस के रखोगे? सैलरी और कैश। अब यहां सैलरी हमारे लिए क्या बनता है? खर्चा, और कैश हमारे लिए क्या है? असेट है। बताइए, भुगतान करने पर कैश संपत्ति बढ़ाएगा या कम होगी? अच्छा, यहां पर आपने भुगतान किया है, खर्चा किया है, या पैसा प्राप्त किया है? यहां पे आप खर्च कर रहे हैं कि पैसे कमा रहे हैं? और मैंने कहा है खर्च करने पर खर्चा बढ़ता है, खर्च करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो हम कहेंगे सैलरी की वजह से हमारे खर्चे बढ़ गए। जो खर्चे पहले कम हुआ करते थे वेतन भुगतान के साथ, वो खर्चे और बढ़ गए। और भुगतान करोगे और खर्चे बढ़ेंगे, और भुगतान करोगे और खर्चे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप खर्च करते जाओगे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई टूर पे गए, जेब में डाले 20,000 रुपए, निकल पड़े सफर पे। अब 20,000 आपकी जेब में नगद है। जैसे जैसे आप सफर में बढ़ते जाओगे आपके जेब का कैश बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? सफर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके जेब का नगद बढ़ेगा या कम होगा? नगद कम होगा, और वो किस में बदलने लग जाएगा? खर्चों में। ठीक है, जैसे अब आप निकल गए हो, आपके ट्रैवलिंग का खर्चा होगा तो कैश कम हुआ, खर्चा बना। खाने पीने का खर्चा होगा, कैश कम हुआ, खर्चा बना। होटल में रुकने का खर्चा होगा, नगद कम होगा, खर्चा बनेगा। इधर उधर आने जाने का खर्चा होगा, नगद कम होगा, खर्चा बनेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नगदी आपकी कम होगी और खर्चा बनता जाएगा। बात समझ में आती है? नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि खर्चा भुगतान करने पर हमारा खर्चा कम होता है, खर्चा कम नहीं होता है। कम कौन होता है? नगद। कम कौन होता है? नगद। और नगद धीरे धीरे किस में बदलने लग जाता है? खर्चे में। एक टाइम बाद सारा नगद खत्म और आप क्या बोलोगे? पूरे पैसे खर्च हो गए। तो नगद किस में बदल गया? खर्च में। बात समझ में आती है? तो आप जैसे ही सैलरी का भुगतान करेंगे खर्चा बढ़ जाएगा और संपत्ति आपकी कम होगी।
नियम के हिसाब से खर्चा बढ़ने पर क्या करते हैं, डेबिट, और संपत्ति कम होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जवाब क्या बैठेगा, सैलरी अकाउंट। बोलिए ठीक है, अप्लाई करने का पहला तरीका समझ में आ गया। ठीक है, अगर परंपरागत तौर पर हम बात करें तो मैंने खाते कितने प्रकार के बताए आपको, 3। ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी खाते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3। पहला है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है वास्तविक खाता, इसको वस्तुगत भी कहते हैं, वस्तुगत, रियल अकाउंट। और तीसरा है अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, या इसको नाम मात्र का खाता भी कहते हैं, नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, इनमें क्या आता है, इनके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं जब मैंने खातों के प्रकार पढ़ाए हैं। ठीक है, अब इनका नियम, इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे अप्लाई करते हैं साहब, ये जो मैं आपको अब बता रहा हूं ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ही आपको इसे काम में लेना है। पूछ लेता है ये कि व्यक्तिगत खाते के नियम के हिसाब से डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं, वस्तुगत खाते के नियम के हिसाब से डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं। तो इस पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको इसे एंट्री बनाने के लिए यूज नहीं करना है, सिर्फ इसलिए याद रखना है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो हमें जवाब कैसे देना है। डेबिट क्रेडिट हमेशा किससे निकालो, इससे। अगर आपको खाता डेबिट या क्रेडिट करना है तो वो हमेशा किससे डिसाइड करो, इस मेथड से। ये मेथड डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करने में, समझने में कंपैरेटिवली आसान लगता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ही आपको इसे यूज करना है। हाँ जी, व्यक्तिगत खाते के हिसाब से किसी भी खाते को डेबिट कब करना है, लिखें, पाने वाला व्यक्ति, या इंग्लिश में लिख दूं, रिसीवर। रिसीवर मतलब पाने वाला, गिवर मतलब देने वाला। मतलब लेन देन में व्यक्ति अगर पाने वाला है तो आप उसे क्या करने वाले हैं, डेबिट। लेन देन में व्यक्ति अगर देने वाला है तो आप उसे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो मैं नियम अप्लाई करता हूं। मान लीजिए मैंने मोहन को भुगतान किया, मोहन एक व्यक्ति है, मोहन को भुगतान किया। बताइए अगर मैं मोहन को भुगतान करता हूं तो इस ट्रांजैक्शन में मोहन नगद पाने वाला हुआ या देने वाला, पाने वाला। तो प्रविष्टि करते वक्त आप मोहन को क्या बोलेंगे, डेबिट। मान लीजिए प्रकाश ने आपको भुगतान किया, प्रकाश ने आपको भुगतान किया, तो बताइए लेन देन में प्रकाश पाने वाला हुआ या देने वाला, तो आप प्रकाश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पंकज से मैंने माल खरीदा, तो बताइए पंकज माल देने वाला बनेगा या माल लेने वाला। पंकज से मैंने माल खरीदा तो पंकज माल देने वाला या लेने वाला, तो क्रेडिट करेंगे। दिनेश को मैंने माल बेचा तो दिनेश माल पाने वाला या देने वाला, तो उसको डेबिट करेंगे। लेन देन में यदि व्यक्ति पाने वाला बने तो क्या करना होता है, डेबिट। लेन देन में व्यक्ति यदि देने वाला बने तो क्या करना होता है, क्रेडिट। दूसरा नियम क्या कहता है, इसके नियम में हम कहते हैं कम्स इन और गोज आउट। मतलब आने वाली वस्तु को डेबिट करें और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करें। आने वाली वस्तु को क्या करना है, डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्या करना है, क्रेडिट। अर्थात लेन देन में अगर आपके पास कोई वस्तु आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और यदि कोई वस्तु आपके पास से जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लेन देन में यदि आपके पास कोई वस्तु आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे, यदि आपके पास से कोई वस्तु जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हाँ जी बताओ जरा, मैंने किराया भुगतान किया, किराया भुगतान करने पर नकदी मेरे पास आएगी या जाएगी, और अगर नकदी जाएगी तो नकदी को क्या करेंगे, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, उसके लिए 5 लाख रुपए भुगतान किया, तो नकदी आएगी या जाएगी, तो नकदी अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट।
आपने किसी को माल बेचा तो माल आपके पास आएगा या जाएगा? जाएगा। तो माल को जाने पर क्या करेंगे? क्रेडिट। कम्स इनको डेबिट करना है, गोज आउट को क्रेडिट करना है। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तीसरा नियम, जितने भी आपके खर्च हैं, जितने भी आपके घाटे हैं, उन्हें आप डेबिट करेंगे। जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट हैं, आप उनको क्रेडिट करेंगे। जितने भी आपके खर्च हैं, जितने भी आपके घाटे हैं, डेबिट करो। जितने भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट हैं, उनको क्रेडिट करो। लिखें इसे, फिर इसका सवाल बताता हूं कैसा आता है। आप कॉमर्स है कि नॉन कॉमर्स है? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगता है मुझे। नॉन कॉमर्स वाले पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। कॉमर्स वाले फिर भी थोड़ा कम ध्यान से सुनते हैं मुझे। गलत थोड़ी कह रहा हूं मैडम? नहीं, बेसिक चीजें हैं ना, कॉमर्स वालों को थोड़ा आता है, तो उनको यही लगता है ना कि ये तो आती ही चीजें। अब आज जो लोग गायब हो रखे हैं वो वही लोग हैं जिनको लगता है कि ये तो जर्नल एंट्री हमको आता है, तो क्या करेंगे पढ़ के? क्यों सुबह सुबह जाके अपनी नींद खराब करें? हाँ जी, अब इस पोर्शन से अगर सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा? ठीक है, मैंने कहा इससे तो ना हमेशा डायरेक्ट ही आता है, आपको डायरेक्ट में इसको यूज करना है। अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या बन रहा है भाई? लिखें एक सवाल। व्यक्तिगत खाते का नियम है। ऑप्शन नंबर 1, पाने वाला क्रेडिट, देने वाला डेबिट। बी, देने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। सी, देने वाला डेबिट, पाने वाला डेबिट। डी, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला क्रेडिट। अब इसका जवाब यहां से डायरेक्ट आएगा। बताइए क्या नियम पढ़ाया मैंने आपको? कौन डेबिट कौन क्रेडिट? ये है आपका पाने वाला और ये है आपका देने वाला, यही नियम है। पाने वाले को क्या करना है? डेबिट, और देने वाले को क्या करना है? अब अगर आपको नियम याद है तो आपका जवाब फिक्स है, देने वाले को क्रेडिट करें, पाने वाले को डेबिट करें। बोलिए मुश्किल है? सीधा नियम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंट्री बनाने में आप इसे यूज करें, मुझे ये ज्यादा आसान लगता है एंट्रियों के लिए, और इसको तभी इस्तेमाल करो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप एंट्रियों में इसके हिसाब से विचार कर सकते हो डेबिट क्रेडिट के बारे में, तो आप इससे भी विचार करें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आते हैं, चाहे इसके तरीके से डेबिट क्रेडिट को ढूंढो, चाहे इसके तरीके से डेबिट क्रेडिट को ढूंढो। बस ढूंढने का तरीका आपका है, आप नजरिया आपका है। आप इसे भी काम में ले सकते हैं, आप इसे भी काम में ले सकते हैं। दोनों अप्रोच आंसर सेम ही देगी, बस सोचने के तरीके अलग हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? आप यहां से जौहरी बाजार जाना चाहते हैं तो आपके पास जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी तो एक ही है, जौहरी बाजार पहुंचना है। अभी आपकी मर्जी है आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। तो आप डेबिट क्रेडिट को ढूंढें, इससे ढूंढे चाहे इससे ढूंढें, दोनों में डेबिट और क्रेडिट सेम खाता ही होगा। जो यहां डेबिट है वो यहां भी डेबिट ही है, जो यहां क्रेडिट है वो यहां भी क्रेडिट ही है। बोलिए ये नियम समझ में आ गए? एक बार इनको पढ़ लें आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।